लेट्स स्टार्ट अ न्यू टॉपिक एम्प्लॉय कॉस्टिंग। हम लोग इस चैप्टर को भी बहुत डिटेल में पढ़ेंगे ताकि हम आगे अपना जो भी चैप्टर आए वहाँ पर दिक्कतें ना हो। हम लोगों ने इसके पहले मटेरियल कास्टिंग पढ़ लिया है। अब हम लोग क्या करेंगे, एम्प्लॉय कास्टिंग पढ़ रहे हैं। एम्प्लॉय कास्टिंग में हम एम्प्लॉय को देते क्या हैं, सैलरी है, बोनस है, इंसेंटिव एक्सेट्रा, ये जो भी हम इनको पेमेंट करते हैं, ये सभी चीज़ों का ट्रीटमेंट कैसे करते हैं आगे। अगर डायरेक्ट एम्प्लॉय कास्ट है तो उसको कहाँ ले जाते हैं, इनडायरेक्ट है तो उसको कहाँ ले जाते हैं, प्रीमियम है, बोनस को क्या कहते हैं, ओवर टाइम है, ओवर टाइम को दो पार्ट में बांटते हैं, एक तो नॉर्मल वेजेस, एक जो है प्रीमियम को। तो प्रीमियम का ट्रीटमेंट क्या होता है, ये सभी चीज़ें हम लोगों को ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत है। और अगर हम नहीं पढ़ेंगे तो आगे आने वाले ओवरहेड के चैप्टर में ही हम फंस जाएंगे। और फिर हम लोग कहते क्या हैं, हम लोग कहते हैं कि अरे ये तो क्या हुआ, हम जो है ओवरहेड हमें नहीं आता। जी नहीं, वास्तव में आपको और चैप्टर्स में दिक्कतें हैं और आप कहते हो ओवरहेड को। ओवरहेड क्या है, ओवरहेड तो कुछ नहीं है। ओवरहेड में अगर आप देखेंगे तो तीन जो आपके मटेरियल, लेबर और डायरेक्ट क्या कहते हैं, हाँ, मटेरियल, लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, ये आपके प्राइम हो जाते हैं। और अगर इनकी इनडायरेक्ट कास्ट को हम ऐड कर देते हैं तो वही तो ओवरहेड कहलाता है। बस कैलकुलेशन के मेथड हैं, तो थोड़ा सा मैथमेटिकल कैलकुलेशन हो सकती है, या थोड़ा आपको कैलकुलेशन थोड़ा ज़्यादा हो सकती है, इससे अधिक कुछ नहीं होता ओवरहेड में। तो अगर आप यहाँ ध्यान से पढ़ेंगे तो ओवरहेड में प्रसन्न रहेंगे, सुखी रहेंगे। और अगर आप यहाँ ध्यान से नहीं पढ़ते हैं तो वहाँ पर भी आपको समस्या ही समस्या रहेगी। और फिर इसको, वीडियो को आप पूरा ध्यान से देखिए, स्किप मत करिएगा। कहीं ऐसा ना हो कि आप या अभी वीडियो स्किप कर रहे हैं हमारे या किसी और टीचर के, आगे आपको एग्जाम में क्वेश्चन भी स्किप करने पड़ते हैं। क्वेश्चन को हाथ से सॉल्व करिएगा। और इसके बाद आपको ये ध्यान देना है कि जो भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो उसको ढंग से आप करेंगे, क्वेश्चन को अपने हाथों से सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद आपका कॉन्सेप्ट डेवलप होता है, तब आप जो है आगे कुछ कर पाते हैं। तो ध्यान से इसको पढ़ना है और आगे हमें बढ़ना है, ताकि हम अपने आने वाले एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छा मार्क्स पा सकें। और प्रयास करिए कि मोर देन 90% ले आने का प्रयास करिए। पक्का है आए। अगर आपको ये बेसिक चैप्टर्स आते हैं तभी आपको आगे के चैप्टर्स में भी मदद मिलेगी। और अगर आपको बेसिक नहीं आता है तो फिर कुछ नहीं आता है। अब हम शुरुआत करते हैं। इंट्रोडक्शन क्या है, एम्प्लॉय कॉस्ट इज अ वाइडर टर्म विच इंक्लूड्स वेजेस। ये क्या इंक्लूड करता है, वेजेस इंक्लूड करता है, सैलरी, बोनस, इंसेंटिव्स एटसेट्रा, जो भी आप पेमेंट करते हो एम्प्लॉय को, एंड चार्ज टू कास्ट ऑब्जेक्ट एज लेबर कास्ट। और ये कास्ट ऑब्जेक्ट में ऑब्जेक्ट ड्राइवर, जो भी इस तरीके से जो आपको आपने ऑब्जेक्ट डिसाइड किया था वो आप पीछे के चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं, वहां पर इसको हम चार्ज करते हैं। कैसे करते हैं ये अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो अब हम आगे बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एम्प्लॉय कास्ट। अब हम इसका क्लासिफिकेशन करते हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ एम्प्लॉय कास्ट वाई, क्यों हम क्लासिफिकेशन करते हैं, इसको हम इसलिए क्लासिफाई करते हैं कि कौन सी कास्ट है जो कि हम डायरेक्ट प्रोडक्ट पे चार्ज करें, कौन सी कास्ट ऐसी है जो कि हम ओवरहेड पर चार्ज करें। इसलिए हम इसका क्लासिफिकेशन करते हैं। तो आइए हम पढ़ते हैं क्या है। एक तो डायरेक्ट एम्प्लॉय कास्ट है। डायरेक्ट एम्प्लॉय कास्ट वो कास्ट होती है जो डायरेक्टली किसी भी प्रोडक्शन, किसी भी प्रोडक्ट पर हम उसको चार्ज कर सकते हैं, किसी भी एक्टिविटी पर। ध्यान देना, लिखा है दिस कैन बी इजिली आइडेंटिफाइड एंड लोकेटेड टू एन एक्टिविटी, कॉन्ट्रैक्ट, कॉस्ट सेंटर, कस्टमर्स, प्रोसेस, प्रोडक्ट। किसी भी एक चीज पर आप अगर पूरा पूरा उसको एलोकेट कर सकते हो तो दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट एम्प्लॉय कास्ट। अब डायरेक्ट एम्प्लॉय कास्ट नॉर्मली जो हमारे प्रोडक्शन में लेबर लगे हुए होते हैं उनकी कास्ट होती है। जो प्रोडक्शन में लेबर लगे हुए होते हैं उनकी कास्ट, उनको जो आप पेमेंट करते हो, दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट एम्प्लॉय कास्ट। इनडायरेक्ट क्या है, विच कैन नॉट बी डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू अ पर्टिकुलर कास्ट ऑब्जेक्ट। जो डायरेक्ट हम वहां पर, या क्या कहते हैं, किसी ऑब्जेक्ट पर ऊपर जो भी लिखा, कास्ट सेंटर पर, कस्टमर पर, प्रोसेस पर, अगर हम डायरेक्टली आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं तो फिर हम उसको इनडायरेक्ट एम्प्लॉय कास्ट बोलते हैं। अब ये इनडायरेक्ट पोर्शन कहाँ जाता है, हमारा ओवरहेड में जाता है। ओवरहेड में चलेंगे तो हम इसको और डिटेल में पढ़ेंगे। अभी फिलहाल एम्प्लॉय कास्ट तो पूरा कर ही लेंगे।
टाइम कीपिंग एंड टाइम बुकिंग, दोनों का डिफरेंस क्या होता है? टाइम कीपिंग का मतलब ये होता है कि आप कोई भी एम्प्लॉय 10 बजे आया और 8 बजे जा रहा है, तो ये टाइम कीपिंग हुई, पूरा 10 बजे आना और 8 बजे जाना। अब टाइम बुक्ड क्या होती है? टाइम बुकिंग ये होती है कि किस पर्टिकुलर जॉब पर उसने कितनी देर काम किया है। आइडल टाइम, व्हाट डू यू मीन बाय द आइडल टाइम? आइडल टाइम वो टाइम होता है जो कि एम्प्लॉय को पेमेंट तो करता है, जिस पीरियड का पेमेंट एम्प्लॉयर द्वारा एम्प्लॉय को किया जाता है, परंतु उस टाइम में कोई प्रोडक्शन नहीं होता है, कोई प्रोडक्टिव वर्क नहीं होता है। जैसे लंच का टाइम, रेस्ट का टाइम, हॉलीडे का टाइम, ये सभी, या लीव्स का टाइम, इन सब का पेमेंट एम्प्लॉयर एम्प्लॉई को अगर करता है तो हम इसको कहते हैं आइडल टाइम। अब आइडल टाइम में भी दो तरीके का होता है, एक तो नॉर्मल आइडल टाइम होते हैं, एक एबनॉर्मल आइडल टाइम होते हैं। नॉर्मल आइडल टाइम जो होता है वो हम प्रोडक्ट की कास्ट में उसको, जो नॉर्मल आइडल टाइम का पेमेंट किए होते हैं उस पेमेंट को हम प्रोडक्ट की कास्ट में ऐड कर देते हैं। और जो एबनॉर्मल आइडल टाइम होता है उसको हम कहाँ ले जाते हैं? कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पर लेके चले जाते हैं। तो ये हमारा एम्प्लॉय एम्प्लॉय कास्ट का टॉपिक है। अगर हम बात करें आगे, अब हम आगे बढ़ते हैं, इसमें एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जिससे कि हमें कुछ क्लैरिटी आती आएगी। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। एक क्वेश्चन दिया गया है, एक्स एन एम्प्लॉय ऑफ एबीसी कंपनी, एक एक्स है जो कि एम्प्लॉय है एबीसी कंपनी में, गेट्स फॉलोइंग एमोल्यूमेंट्स एंड बेनिफिट, बेसिक पे, डियरनेस अलाउंस, बोनस, अदर अलाउंस, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, ये सभी चीज़ें इनको एम्प्लॉयर द्वारा मिलता है। अब यहाँ पर देखिए लिखा है एक्स वर्क्स 24 आवर्स पर एनम। क्या लिखा है? X works for 2400 hours per annum, out of which 400 hours are non productive, मतलब 2400 घंटे वो काम करता है, लेकिन क्या कह रहे हैं, 400 घंटे नॉन प्रोडक्टिव होता, उसमें कोई भी प्रोडक्टिव काम नहीं होता, ट्रीटेड एज अ नॉर्मल आइडल टाइम। मतलब ये हुआ कि ये जो 2400 घंटे है 2400 आवर्स, इसमें से 400 घंटे आपका क्या निकल आएगा? आइडल टाइम। और आइडल टाइम अब ये सोचना है कि नॉर्मल है कि अब नॉर्मल है, तो यहाँ पर नॉर्मल दिया गया तो इसको इसमें से हम सब्सट्रैक्ट कर देंगे, तो 2000 आवर्स, जो 2000 घंटे हैं, ये हमारा इफेक्टिव आवर्स हुआ। अगर हम कहें तो इसके ऊपर हम लिख दें वर्किंग नोट, और इसको कैलकुलेशन लिख सकते हैं, यहाँ पर ऊपर लिख देंगे कैलकुलेशन ऑफ इफेक्टिव, क्या कहते, इफेक्टिव आवर्स। ये आपका इफेक्टिव आवर्स का कैलकुलेशन है। तो आपके इफेक्टिव आवर्स कितने हुए? 2000। ठीक है, अब हम लोग इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। बेसिक पे 10,000, डियरनेस अलाउंस, बोनस, और इसको हम सॉल्व करते हैं। तो आइए, स्टेटमेंट शोइंग कंप्यूटेशन। तो पहले तो हम देख लेते हैं इसमें करना क्या है आपको। यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट इफेक्टिव आवरली कास्ट ऑफ एम्प्लॉई, इफेक्टिव आवरली कास्ट आपको कैलकुलेट करनी है। तो पहले आपको ये निकालना पड़ेगा इस क्वेश्चन में, अगर आप ध्यान दें तो ये देखिए, ये क्वेश्चन में सबसे पहले व्हाट इज पेड बाय द एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय, एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को कितना भुगतान किया, ये आप कैलकुलेट करें, मतलब उसकी अर्निंग कितनी हुई। और इसको हम क्या करेंगे, इफेक्टिव आवर्स जो हम कैलकुलेट किए हैं उससे डिवाइड कर देंगे तो हमारा आर्ली कास्ट निकल आएगा, जाहिर सी बात है। तो आइए हम लोग देखते हैं। अब यहाँ पर ये ध्यान देना, ये लिखा ना एक्स वर्क्स फॉर 24 आवर्स पर एनम की बात कर रहा है। ठीक है, हमको पर एनम दिया गया है, जो आवर्स दिए गए हैं, और जो यहाँ सूचनाएं दी गई हैं पर मंथ दी गई हैं। तो क्या करेंगे, दिस शुड बी कन्वर्टेड इनटू
एनम, पर एनम। पहले इनको हमको क्या करना होगा, पर एनम में कन्वर्ट करना होगा। चलिए हम लोग यहाँ आते हैं, लिखते हैं अर्निंग ऑफ एक्स। पहले अर्निंग ऑफ एक्स निकाल लेते हैं। अर्निंग ऑफ एक्स, यहाँ हम लिखते हैं बेसिक पे। बेसिक पे, बेसिक पे हमारा कितना है, 10,000। तो एक साल का कितना हो जाएगा, 1,20,000। इसके बाद आपका डियरनेस अलाउंस कितना है, 1,000, 24,000 हो जाएगा एक साल का। फिर हम आगे देखेंगे, डीए के बाद क्या है, बोनस 20%, अदर अलाउंसेस 2,500 और एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू पीएफ, सैलरी एंड डीए पर है 10%। ठीक है। बोनस 2,400, इसको 12 से इंटू करिए, 28,800। एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन बेसिक और डीए का 10%, 1,200। इसको 12 से इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा, कैलकुलेट करिए, 14,400। अदर अलाउंसेस 2,500 और इसको 12 से इंटू करेंगे तो हमारा हो जाएगा 30,000। अब इन सबको ऐड करिए, 10 दो 12, 12 दो 14, 14, 1,200, 18,100। इसको एडिशन करिए, 2,17,200। ठीक। अब टोटल जो आपका इफेक्टिव आर से कितना है, अभी हम लोगों ने कैलकुलेट किया था, इफेक्टिव आवर्स ऊपर 2,000 है। अब क्या करेंगे, 2,17,000 को 2,000 से डिवाइड कर देंगे, तो जो आपका निकल करके आएगा वो इफेक्टिव आर्ली कास्ट आ जाएगी। $8.60, इतने रुपए की आपकी प्रत्येक घंटे की कॉस्ट है जो आप एम्प्लॉय को पेमेंट करते हो। ठीक। अब आपने देखा इस क्वेश्चन में, अगर आप देखिए तो यहाँ पर जो भी पेमेंट एम्प्लॉयर के द्वारा एम्प्लॉय को किया गया है वो सब उसकी कास्ट में जोड़ा जा रहा है। ठीक है। और हम उसको जो इफेक्टिव आवर्ली कास्ट निकाल रहे हैं वो प्रोडक्टिव आवर्स से निकाल रहे हैं, नॉन प्रोडक्टिव आवर्स को उसमें से माइनस कर दे रहे हैं। लेकिन वो कौन सा नॉन प्रोडक्टिव आवर्स माइनस करते हैं, जो नॉर्मल है। अगर ये एबनॉर्मल होता तो इसको माइनस नहीं करते, हम इसको इसमें जुड़ा रहने देते।
ये ध्यान देने की बात है। क्वेश्चन देखा और फटाफट कर लिया, कंसेप्ट नहीं है, हाँ ये वाला क्वेश्चन हो गया, इस वाले क्वेश्चन का कंसेप्ट हो जाना चाहिए, ये महत्वपूर्ण है। ये वाला क्वेश्चन हो गया, ये महत्वपूर्ण नहीं है, फिर ये क्वेश्चन आगे चल करके नहीं होता अगर कंसेप्ट नहीं हुआ होता है। और इसमें इंस्टीट्यूट ने जितने क्वेश्चन दिए उतने कॉन्सेप्ट हैं। अब हम अगले क्वेश्चन पर आते हैं, आप पढ़िए। लिखा है इन अ फैक्ट्री, एक फैक्ट्री है, वर्किंग 6 days इन अ वीक, यहाँ पर 6 दिन का वर्किंग आवर्स है, मतलब एक दिन छुट्टी रहती है, और 8 घंटे एक दिन का काम होता है, एंड 8 hours ईच डे। अ वर्कर इज पेड एट रेट ऑफ 100 पर डे बेसिक प्लस DA 120%। मतलब एक दिन का 100 रुपये और उसका 120% DA, तो कितना हो गया, 220 रुपये। ही इज अलाउड टू 30 minutes ऑफ ड्यूरिंग मील ब्रेक, जब वो खाना खाता है उसका 30 मिनट मिलता है, और 10 मिनट अदर रेस्ट के लिए मिल जाता है। तो मतलब ये हुआ कि टोटल उसको 40 मिनट्स, 40 मिनट्स उसको टोटल रेस्ट मिलता है। तो मतलब 8 घंटे में से 40 मिनट आप इसको माइनस कर लीजिए, इतनी देर काम उसका प्रोडक्टिव होता है। ठीक, आगे लिखा है ड्यूरिंग अ वीक, ध्यान देना, ड्यूरिंग अ वीक दिस कार्ड showed that the time was chargeable to job X, कितना, अगर आप देखेंगे 15 घंटे, 12 घंटे, 13 घंटे। अल्टीमेटली अगर इन सबको आप ऐड करते हो तो ये समझ में आएगा कि आपने यहाँ पर जो काम किया है, कितने घंटे काम जॉब एक्स और वाई, जॉब एक्स वाई और जेड पर डिस्ट्रीब्यूट किया है। अब आगे ये कह रहा है, आगे भी पढ़ लो, क्या कह रहा है। द टाइम नॉट बुक्ड was wasted while waiting for job. In cost accounting, state how would you allocate the wages of workers for a week? कैसे एलोकेट करोगे, क्या, वेजेस फॉर वर्कर फॉर वीक, ये जो एक हफ्ते का आपने इसको पेमेंट किया है, इसका एलोकेशन कैसे करोगे, ये आपको दिखाना है। क्वेश्चन बहुत छोटा सा है लेकिन कॉन्सेप्ट छिपा हुआ है, अगर आप इस क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को समझेंगे तो ठीक है। क्वेश्चन समझना बड़ी बात नहीं, क्वेश्चन समझने का मतलब आप कुछ नहीं समझे हैं, जबरदस्ती का समझे हुए हैं। तो ध्यान देना है कि कैसे इसका ट्रीटमेंट होगा, ये सीखना है हम लोगों को। ठीक है, तो इसकी कुछ पहले हम लोग वर्किंग बना लेते हैं। सबसे पहले हम लोग लिखते हैं टोटल इफेक्टिव आवर्स इन वीक। तो आप यहां देखेंगे कि 8 घंटे काम होता है, 8 hours, माइनस करिए इसमें से 40 मिनट्स, और इसको 6 डे से होता है तो 6 डे से इंटू कर दीजिए, 6 days, या आप 6 से इंटू कर दीजिए, डेज यहां मत लिखिए। ठीक, तो एक दिन में आपका 7 घंटे 20 मिनट होता है, उसको 6 से इंटू करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 44 आवर्स। इफेक्टिव आवर्स उसका हुआ 44 आवर्स। ठीक, अब उसको पेमेंट कितना किया गया है ये देखना है। टोटल बेजेस फॉर वीक, आपने हफ्ते में उसको कितना भुगतान किया, तो ये कैलकुलेट करना है। आप देखेंगे कि 100 प्लस 120% ऑफ ₹100, इंटू
6। कैलकुलेट करिए। 1320। इसके बाद वेजेस रेट पर आवर। आपने टोटल कितना पेमेंट किया? 1320। इसको डिवाइड कर दीजिए 44 से, कितना निकलता है? ये हो जाएगा ₹30 पर आवर। ठीक। अब आगे एक और बात निकालनी होगी आपको, कितना टाइम वेस्ट हुआ, टोटल वेस्टेज टाइम। 44 माइनस जाब एक्स पर कितना लगा था? जाब एक्स पर 15, वाई पर 12 और जाब जेड पर 13। टोटल हुआ 40 आवर्स। इसका मतलब हुआ वेस्टेज हुआ 4 आवर्स। 4 घंटे हमारा वेस्ट हो गया। 44 घंटे काम होना चाहिए था, लेकिन उसमें से 4 घंटे वो जॉब का इंतजार करते रह गए कि ये जॉब मिलेगा तो हम काम करेंगे। तो ये हमने वर्किंग बना लिया। अब क्वेश्चन में कहा क्या गया है कि आप ये बताइए इसको कॉस्ट अकाउंटिंग में शो कैसे करेंगे, ये बताना है। ध्यान रखना, ये कैलकुलेट तो कर लिया आपने मैथमेटिकली, ये मैथमेटिक्स थी, ये कास्टिंग नहीं थी। अब यहाँ पर आया, ये कास्टिंग है जो अब आप करने चल रहे हो, ये कास्टिंग है। ये डिफरेंस करना पड़ेगा कि आप कैसे काम कर रहे हैं, कैसे करना है। तो ध्यान देना। अब आपको जॉब एक्स पर कितनी देर लगा था? एलोकेटेड टू जॉब एक्स, जॉब एक्स पर एलोकेट होगा तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? कितनी देर था जॉब एक्स पर? 15 घंटे था। ठीक है, 15 × 30 इज इक्वल टू कितना हो गया? 450। अब एलोकेटेड टू जॉब वाई, वाई पर कितनी देर है? 12 घंटे। 12 × 30 इज इक्वल टू 360। एलोकेटेड टू जॉब जेड, यहाँ पर कितनी देर है? 13 घंटे। 390। ठीक। इसके बाद अगर आप बात करेंगे तो कितना 4 घंटे जो नहीं काम हुआ है और वो हमारा अब नॉर्मल है, तो उसको कहाँ पर लेके जाते हैं? हम ओवरहेड में लेकर के चले जाएंगे। ओ, एक मिनट, सॉरी, ओवरहेड नहीं, उसको हम लेके चले जाएंगे कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस पर। तो ये हमारा कहाँ चला जाएगा? कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस। कितना है? 4 × 30, 120। इस सब का टोटल करिए। 1320 आना चाहिए, क्योंकि 1320 टोटल पेमेंट किया है, तो टोटल पेमेंट हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया कि कॉस्टिंग में हम इसको शो कैसे करेंगे।
पीछे के क्वेश्चन में हमने देखा कि हम उसको जो भी पेमेंट करते हैं वो कैसे निकालते हैं। अगले क्वेश्चन में हमने ये सीखा है कि इसको हम किसी जॉब पर या कहीं ओवरहेड में या कॉस्टिंग पीएल में कैसे ट्रांसफ़र करते हैं, कितना कहाँ पर जाता है। दूसरे क्वेश्चन में हमने ये सीखा है। अब तीसरी बात आती है ओवर टाइम। यहाँ पर हम लोग अब अगले टॉपिक में पढ़ते हैं ओवर टाइम। अगर वो दोनों बातों में से कुछ समझ में नहीं आया है तो आप उसको लिख करके पूछ सकते हैं, या जो लोग क्लास में रहेंगे वो क्लास में पूछ सकते हैं। अब बात आती है ओवर टाइम की। ओवर टाइम अमाउंट पेड ओवर द नॉर्मल रेट इज कॉल्ड द ओवर टाइम प्रीमियम। ठीक है, अभी हम आगे क्वेश्चन करेंगे तो देखेंगे कि ओवर टाइम प्रीमियम क्या होता है और कैसे कैलकुलेट करते हैं। पहले हम इसको पढ़ लेते हैं कि ओवर टाइम अगर है तो यहाँ पर हम उसको दो पेमेंट करते हैं। मान लीजिए उसने 2 आवर्स ओवर टाइम किया और कंपनी की पॉलिसी है कि 150% हम उसको एक्स्ट्रा पेमेंट, मतलब 150% पेमेंट करेंगे एट द टाइम ऑफ ओवर टाइम। तो अगर 2 घंटे का ओवर टाइम है और 100 रुपये रेट है तो उसको 2 घंटे के लिए जो 100 रुपये पेमेंट करेंगे, आ, एक मिनट, 2 घंटे के लिए 100 रुपये, 3 × 2 हो गया, 200 रुपये पेमेंट करेंगे। ये हमारा नॉर्मल होता है। और अगला जो 2 घंटा और पेमेंट करेंगे वो हमारा ओवर टाइम प्रीमियम कहलाता है। ओवर टाइम प्रीमियम। पचास इंटू 2, 100 रुपये हुआ। ठीक, अगर ये बात समझ में आई तो ठीक है, नहीं आई फिर से मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। ओवर टाइम 2 घंटे किया, अगर 1 घंटे का दाम उसे 100 रुपये मिलता है तो उसे 1 घंटे का दाम कितना मिलेगा, 150। अब ये जो 100 रुपये है इसमें 150 मिला, 150 के 2 पार्ट हुए, 150 का 150, इसमें 100 और 50। ये जो 100 है ये हमारा नॉर्मल है जो हम देते ही देते हैं उसको, और ये जो 50 है ये हमारा ओवर टाइम प्रीमियम कहलाता है। यही है ओवर टाइम प्रीमियम, ओटीपी। ठीक है, तो अब हम लोग इसको आगे क्वेश्चन के माध्यम से करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, कैलकुलेट द अर्निंग ऑफ ए एंड बी फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स। क्या कैलकुलेट करना है हमको, अर्निंग निकालनी है, ए और बी की अर्निंग निकालनी है। ठीक, फॉर मंथ, एक महीने के लिए। पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ध्यान दीजिएगा, पीरियड ध्यान दे के पढ़ना। एंड एलोकेट द एम्प्लॉय कास्ट टू जॉब एक्स वाई एंड जेड। इनकी अर्निंग निकाल के बताओ, और आपको क्या बताना है, और आपको ये बताना है कि एक्स वाई जेड पर इनकी अर्निंग को हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। मतलब एक्स पर कितना खर्च किया, वाई पर कितना खर्च किया और जेड पर कितना हुआ, तभी तो हम उस प्रोडक्ट की कॉस्ट निकालते हैं। हमने यही तो पढ़ा था। तो हम जो उस प्रोडक्ट की कॉस्ट निकालते हैं ऐसे ही निकालते हैं कि एक्स पर कितना गया, वाई पर कितना गया, जेड पर कितना गया। तो पहले तो हम कितना दिए हैं, फिर एक्स वाई और जेड पर कितना कितना हमको चार्ज करना है, किस प्रोडक्ट पर हमने ओवर टाइम कराया, किस पर नहीं कराया है, ये सभी चीज़ें हमको कंसीडर करनी होती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो सबसे पहले देखिए, बेसिक वेजेस 10,000 16,000, डियरनेस अलाउंस दोनों का 50%, कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड 8%, 8%। ऑन बेसिक वेजेस, महत्वपूर्ण बात देखना, किस पर चार्ज करना। जब परसेंटेज की बात हो तो तुरंत देखो कि किस पर ये चार्ज किया जाएगा। कंट्रीब्यूशन टू एम्प्लॉयर्स स्टेट इंश्योरेंस ऑन बेसिक वेजेस 2%। अब भाई इसमें ध्यान मत लगाना कि याद करो कह दो 12% होता है, 8 क्यों दिया है। क्वेश्चन में जो दिया है वही करके आना, नहीं तो आप इसमें अननेसेसरी लिखने बैठ जाओ 12% चार्ज होता है, एम्प्लॉयर क्या कहते हैं ईएसआई अलग परसेंट चार्ज होता है, तो इसमें ज्ञान मत फैलाना। ओवर टाइम आवर्स 10 घंटे, 10 घंटे का ओवर टाइम आवर्स किया गया है। मतलब किस प्रोडक्ट किस पर किया गया है, ए पर किया गया है। एक मिनट, गलत, ए ने किया है।
प्रोडक्ट तो ऊपर है XYZ। द नॉर्मल वर्किंग आवर्स फॉर द मंथ आर 200। ध्यान देना, ये है वर्किंग आवर्स फॉर द मंथ आर 200, ये नॉर्मल है। Overtime is paid at double the total of the normal wages and dearness allowance. If you if it is saying normal wages मतलब basic wages and dearness allowance, इस दोनों का डबल कर देना, इतना उसको दिया जाता है। Employers contribution to state insurance and provident fund are equal rate with the employees contribution। जो भी एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन है उसी के बराबर एम्प्लॉयर भी कंट्रीब्यूट करता है। तो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन उसमें से कट जाता है उसकी सैलरी से। अगर जब पहले तो हम ग्रास वेजेस निकालते हैं, उसमें से माइनस कर लेते हैं। फिर लिखा है द टू वर्कर्स वर एम्प्लॉयड ऑन जॉब X, Y and Z इन द फॉलोइंग प्रोपोर्शन। यहाँ पर दिया गया है कि A और B कैसे कैसे X, Y, Z पर काम किए हैं। एक और बात, ओवर टाइम वॉज डन ऑन जॉब Y। जो ओवर टाइम है वो किस पर किया गया है? Y पर किया गया है। तो जो भी ओवर टाइम का खर्चा A द्वारा किया जाएगा, पेमेंट किया जाएगा A को, वो हम कहाँ लेके जाएंगे? Y पर पूरा पूरा ले जाएंगे। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। स्टेटमेंट शोइंग ऑफ अर्निंग ऑफ वर्कर्स A एंड B। ठीक है, तो बेसिक वेजेस कितना दिया गया है? ये ऊपर 10,000 और 16,000 लिखा हुआ था। बेसिक वेजेस 10,000, 16,000। ठीक, डियरनेस अलाउंस ये जो है वो 50% दिया गया है। तो 10,000 का 50% कितना होगा? 5,000। 16,000 का 50% कितना होगा? 8,000। अब एक ओवर टाइम की बात की गई थी, 10 घंटे उसने ओवर टाइम का काम किया है। तो ओवर टाइम की कैलकुलेशन हम लोग कर लेते हैं, यहाँ लिख लेते हैं कैलकुलेशन ऑफ ओवर टाइम। अगर आप देखिए तो बेसिक वेजेस कितना है? 10,000। डीए कितना है आपका? 5,000। ये कितने टाइम के लिए है? अगर मुझे 1 घंटे का निकालना हो तो हम जितने टाइम के लिए उससे डिवाइड कर देंगे, 200 घंटे के लिए है। ठीक, इसको क्या करें, अगर हम इंटू 2 कर दें, अगर हम इसमें इंटू 2 कर देते हैं तो हमारा ओवर टाइम बेसिस पर आर निकल आया। और कितने घंटे के लिए निकालना, उतने घंटे से और इंटू कर देते हैं। ध्यान देना, मैंने क्या बताया, बहुत आसान सा बताया है। अब आपको जैसे लिखना वैसे लिख सकते हो। मैंने कहा कि बेसिक, जो बेसिक 10,000 है और डीए 5,000, इस दोनों को ऐड किया। 200 हमने कहाँ से लिया है? तो ध्यान देना, 200 यहाँ पर लिखा हुआ है कि एक महीने का 200 घंटे काम का लिया जाता है। और ये एक महीने की मजदूरी दी गई, एक महीने की सैलरी दी गई, वेजेस दिया गया, जो भी दिया गया है। तो 10 और 15, 10 और 5, 15 डिवाइडेड बाई 200। अगर मैं ये कहता हूं तो ये हमारा हो गया नॉर्मल वेजेस। अगर मैंने इसको 2 से इंटू कर दिया तो ओवर टाइम वेजेस हो गया, इन दोनों को मिला करके ओवर टाइम वेजेस पर आवर्स। और इसी में हमने इंटू 10 कर दिया तो हमारा क्या हो गया? 10 घंटे का निकल आया। तो अब आप इसमें कैलकुलेटर चलाइए और निकालिए कितना आया फटाफट से बताइए। 1500, 15,000 डिवाइडेड बाई 200 इंटू 2 इंटू 10।
ये हो गया आपका 1500। आपका 1500 रुपये आ गया। यहाँ आइए और ओवर टाइम के कॉलम में ओवर टाइम लिखिए। कॉलम क्या है लिखना आपको, ओवर टाइम 1500। ठीक है, अब इस तीनों का टोटल करिए तो ये कितना हो जाएगा, 16,500। और ये 16, 8, 6, 24, 24,000 हो जाएगा। लेस कंट्रीब्यूशन पीएफ, अगर आप निकालेंगे तो 2% है बेसिक वेजेस पर, 200 8% है, 800 हो जाएगा। और इसका भी 16, इसका भी 8% निकालिए, कैलकुलेटर चलाइए। 1200 हो जाएगा। फिर आप ईएसआई को माइनस कर दीजिए। ईएसआई को आप माइनस करेंगे, 2% है 200, और इसका जो है आपका कितना हो जाएगा, 320 हो जाएगा। यहाँ गलत लिख दिया है, इसको जो है ये 1280 होगा। ठीक, अब अगर इन दोनों को इसमें से माइनस कर देंगे तो क्या निकल करके आएगा, यहाँ पर आ जाएगा आपका 15,500, और यहाँ निकल के आएगा 22,400। ध्यान देना, ये जो है ये उसका ग्रास है, यहाँ ग्रास लिखना हम भूल गए, ग्रास वेजेस है। ठीक, ये ग्रास वेजेस है। ग्रास वेजेस उसको जो मिलने वाला है वो कितना है, 16,500 और 24,000। लेकिन इसमें से ये दो कटौतियां इसकी सैलरी से होती हैं, ये जा करके जमा हो जाएंगी, तो इसको जो मिलेगा दैट इज कॉल्ड नेट वेजेस। अभी आपको समझ में आनी चाहिए कि अगर ये नेट वेजेस है और आपको कंट्रीब्यूशन दिया गया ऊपर जाना है तो क्या करेंगे, ऐड कर लेना। और अगर ये ग्रास दिया है तो यहाँ से आने के लिए माइनस करते हैं हम लोग। इस तरीके से इसकी कैलकुलेशन है। तो आपने ये जो कैलकुलेट किया है, ये आप देखिए क्या कैलकुलेट किया, स्टेटमेंट शोइंग अर्निंग ऑफ वर्कर्स ए एंड बी। अब वर्कर ए और बी को क्या मिलना है, इसमें हमने एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन पीएफ और उसका नहीं ऐड किया है। अब आगे आते हैं, अगला क्या है, स्टेटमेंट ऑफ एम्प्लॉय कास्ट। ठीक है, अब एम्प्लॉय को, एम्प्लॉय के ऊपर एम्प्लॉयर क्या खर्च करता है ये हमको देखना है। अब अगर आपको पर आवर्स रेट निकालना है तो उसके लिए ये देखना है कि टोटल उस पर कितना खर्च किया जाता है। तो आप देखेंगे ग्रास वेजेस, जो ग्रास वेजेस एम्प्लॉय पर खर्च किया जाता है, लेकिन इसमें ओटी नहीं जुड़ेगा, एक्सक्लूडिंग ओवर टाइम। तो ऊपर आप देखेंगे कि 15,000 है, यहाँ पर ये 24,000 है। एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन कितना है उसको ऐड करेंगे। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन प्रोविडेंट फंड,
यहाँ पर भी निकल के आएगा कितना, 800। यहाँ पर 1280। सही में कितना है? पर हम लोग इसको कैलकुलेट किए थे और ये 320 है। और कुछ पेमेंट है नहीं। तो ग्रास जो बेसिस यहाँ पर निकल करके आता है वो आपका हो जाएगा 16,000। और ये हो जाएगा 25,600। अब नॉर्मल इफेक्टिव आवर्स कितने हैं? 200 घंटे। हंड्रेड, 200। 16,000 को 200 से डिवाइड करिए, कितना आएगा? 80 रुपये। इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 128। ये जो है आपका पर आवर का है, ऑर्डिनरी वेज रेट पर आवर। ठीक। अब हम एलोकेशन करेंगे जॉब एक्स वाई और जेड पर, जो भी ए बी ने खर्च किया है तो उसका एलोकेशन करना है। ठीक है, कैसे होगा? 40%, 30%, 30%। जो ए काम करता है 40, 30, 30, लेकिन ओवर टाइम पूरा पूरा वाई में जाएगा, ये यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक। और ये देखिए कहीं लिखा था, ओवर टाइम पेड एट डबल दिस एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू फंड द टू वर्कर्स इतने इन द फॉलोइंग, या ऊपर नहीं, ओवर टाइम वाज डन ऑन जॉब वाई, ये जॉब वाई पर ओवर टाइम वर्क था। तो ए का जो भी काम है, जो नॉर्मल है खर्चा, वो 40, 30, 30 के रेशियो में बटेगा, और जो ओटी का है वो सीधे सीधे वाई पर जाएगा। बी का 50, 20, 30 में जाएगा, और ओटी इसने कुछ किया ही नहीं है। वर्कर ए ऑर्डिनरी रेशियो 40%, 30%, 30%, 40, 30। ठीक। टोटल वेजेस कितना है? 16,000। इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, एक्स के खाते में जाएगा 6,400, वाई के खाते में जाएगा 4,800, और जेड में यहाँ भी 4,800। ओवर टाइम की बात करते हैं। ओवर टाइम कितना है? 1,500। ये टोटल वाई के अकाउंट में जाएगा 1,500। ठीक। अब इसके बाद बी की बात करते हैं, वर्कर बी। ऑर्डिनरी वेजेस 50, 20, 30% है, तो 5:2:3, इस रेशियो में आप डिस्ट्रीब्यूट करिए 25,600 को।
तो ये 12,800, 51,50, 76,80। अब इन सबका टोटल कर लो फटाफट से। 43,000, 19,200, 11,420, 12,480। अब आप देखिए इसमें 25,600 दिया गया है ऑर्डिनरी वेजेस, और वहां पर कितना दिया गया है, 16,000। ये 25,600 कहाँ से आया, यहाँ से आया, और ये 16,000 यहाँ से आया है। मतलब जो स्टेटमेंट ऑफ एम्प्लॉय कास्ट है वो लिया गया है, जो यहाँ पर ऊपर अर्निंग दी गई है, अर्निंग नहीं ली गई है। अर्निंग में ये भी दिया गया, तो दोनों को अलग करके लिया गया है। जो 1,500 रुपये आपका ओवर टाइम है वो अलग किया गया है। इससे नॉर्मल घंटे, इससे जो है आपका नॉर्मल रेट निकाला गया है, नॉर्मल आर से डिवाइड करते हुए। इस तरीके से ये भी एक टॉपिक आपका पूरा होता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसमें क्वेश्चन नंबर 4 के माध्यम से ये करते हैं कि ओवर टाइम की कैलकुलेशन कैसे करते हैं, इसको हम डिटेल में समझते हैं। तो आइए इस क्वेश्चन को पढ़ा जाता है। लिखा है, इट इज सीन फ्रॉम द जॉब कार्ड फॉर द रिपेयर ऑफ द कस्टमर। Equipment of that, a total of 154 labor hours have been put in as detail। 154 लेबर आवर्स आपको दिया गया, डिटेल इसकी दी गई है। तो यहाँ पर देखिए मंडे, यहाँ पर कितने आपके वर्कर्स हैं, ए, बी और सी, 3 वर्कर्स हैं। इनको 200 रुपये पर डे दिया जा रहा है, इनको 100 रुपये पर डे दिया जा रहा है, और इनको 300 रुपये पर डे दिया जा रहा है। ठीक, तो अब ये देखना है, ये डिटेल दी गई है कि मंडे को इन्होंने कितनी देर काम किया, फ्राइडे सैटरडे को क्या किया है। इससे काम शुरू करें उससे पहले हमको एक काम करना है कि डिटेल पढ़नी है। इन टर्म्स ऑफ एन अवार्ड इन एम्प्लॉय कंसिलेशन, the workers are to be paid dearness allowances on the basis of the cost living index figure relating to each month, which works out rupees, इसको लिख दो rupees 968 पर फॉर द रिलेवेंट मंथ। द डियरनेस अलाउंस मतलब इस महीने का 968 रुपये डियरनेस अलाउंस सबको दिया जाएगा। तो पहले हम ध्यान से पढ़ लें, इज पेबल to all workers irrespective of wages rate if the present rate leave। ठीक है, इसके बाद आगे अगले पैरा पर आते हैं, देखते हैं। ईच वर्कर हैज टू वर्क 8 आवर्स ऑन अ वीकडे। वीकडे में वो 8 घंटे काम करता है। सैटरडे एंड संडे विल बी वीकली हॉलीडे, सैटरडे संडे छुट्टी होती है। हाउएवर वर्कर्स में वर्क ऑन सैटरडे ड्यू टू एक्सजेंसी ऑफ वर्क फॉर 4 आवर्स, दो फुल पेमेंट ऑफ 8 आवर्स विल बी मेड। इनको 8 घंटे का पूरा पेमेंट किया जाएगा अगर ये 4 घंटे काम करते हैं, विद नो अदर पेमेंट। ठीक, ओवर टाइम इज पेड ट्वाइस ऑर्डिनरी वेज रेट इफ वर्कर्स वर्क्स मोर देन 9 आवर्स। अगर 9 घंटे से अधिक काम करता है एक दिन में तो उसे ओवर टाइम ट्वाइस से दिया जाएगा। मतलब ये हुआ कि अगर 8 घंटे वो काम करता है तो नॉर्मल है,
1 घंटे करेगा और 9वां घंटे किया तो 1 घंटे एक्स्ट्रा है, इसके ऊपर जो काम करेगा उसका पेमेंट ओवर टाइम के रेट से दिया जाएगा। एक्सक्लूडिंग हॉलीडेज द टोटल नंबर ऑफ आवर्स वर्क आउट टू 176 इन द रिलेवेंट मंथ। कितना घंटे है? 176। द कंपनीज कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड एंड एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस प्रीमियम आर एब्जॉर्ब्ड इनटू ओवरहेड्स। तो जो इनको कंट्रीब्यूशन प्रोविडेंट फंड में दिया जाएगा या जो इनको क्या इंश्योरेंस प्रीमियम स्टेट इंश्योरेंस प्रीमियम के रूप में दिया जाएगा, इसको ये ओवरहेड में चार्ज करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कैलकुलेट वेजेस पेबल टू ईच वर्कर्स। ठीक, कोई बात नहीं, आगे आते हैं, बढ़ते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, इनके घंटे कैलकुलेट कर लेने हैं कि कितना घंटे का इनको पेमेंट किया जाएगा। ठीक है, कितना घंटे का ओवर टाइम किया जाएगा, कितने घंटे का वो। तो हम ओवर टाइम को अगर डबल रेट से देना है तो अगर ओवर टाइम आवर्स को डबल कर दें तो हमारा वो कैलकुलेट होकर के आ जाएगा। तो आइए हम लोग करते हैं कैलकुलेशन ऑफ आवर्स टू बी पेड फॉर अ वर्कर्स। तो आप यहाँ पर आइए, देखिए 8 8 8 ए ने 10:30 10:30 9:30 10:30, ये 8 रह गया। ठीक है, ये हम आगे चलते करते हैं। ठीक, यहाँ पर इसने 10:30 घंटे काम किया है, तो ये देखना है 8 घंटे तो ऐसे है, एक्स्ट्रा आवर्स 1 घंटे का हुआ, ओवर टाइम आवर्स अभी आपका कितना निकल के आएगा 1.5। तो इसको इंटू कर देंगे 2 से तो 3 आवर्स के इक्वल हो जाएगा। 8 1 9 9 3 12, 12 घंटे। समझिए क्या कह रहे हैं, मंडे को इसने क्या किया है, 10 घंटे काम किया है, 10.5 घंटे। 8 घंटे तो नॉर्मल है और 1 घंटे एक्स्ट्रा है। ठीक है, 9 घंटे हो गया। अब 10.5 में से अगर आप 9 माइनस कर दोगे तो जो निकल के आएगा उसका हम डबल रेट से पेमेंट करते हैं, तो 1.5 हुआ। अब 1.5 को क्या करेंगे, या तो आप 1.5 को डबल रेट से पेमेंट कर दो, और या भाई चाहे आपको ऐसे करना है, सपोज करिए कि 100 रुपये का भुगतान होता है अगर किसी व्यक्ति को, तो उसको 1 घंटे का अगर आप देते हो 100 रुपये तो 1.5 घंटे कितना दोगे, 1.5 इंटू 100। और अगर उसको डबल रेट से देना तो इंटू 2 यहाँ कर दिया। अब आप इसको इंटू करके देखिए क्या हुआ, ऐसा कर लीजिए, या आप इसको इस 2 को यहाँ ला करके इंटू कर दीजिए, तो ये हुआ 3 आवर्स, और इसको आप इंटू कर दीजिए 100 से, तो आपका फिर भी हो गया 300 रुपये। तो वही यहाँ पर हमने इक्विवेलेंट आवर्स निकाला है, इक्विवेलेंट आवर, इसलिए 12 हो गया। मतलब हमने ओवर टाइम वर्क को नॉर्मल आवर्स में कन्वर्ट कर दिया है। अब दूसरा है आपका 8 ही घंटे काम किया दूसरे हफ्ते में, हफ्ते के दूसरे दिन मतलब ट्यूसडे को, तो आप यहाँ पर कुछ नहीं, सब यहाँ जाके सीधे सीधे 8 घंटे लिख देंगे। ठीक, अब इसके बाद इन्होंने क्या काम किया, फिर 10.5 घंटे किया है, 1 घंटे इनका एक्स्ट्रा होता है, 1.5 घंटे फिर थर्सडे को इन्होंने 9.5 घंटे काम किया है, 1 घंटे एक्स्ट्रा, 0.5 आवर्स जो है वो ओवर टाइम है, तो उसको इंटू 2 से करेंगे तो 1 हो जाएगा, तो ये कुल मिला के आपका कितना हो जाएगा 10 घंटे। ठीक, इस तरीके से फिर फ्राइडे को इन्होंने कितना काम किया है ये देखना है। फ्राइडे को फिर इन्होंने 10.5 घंटे काम किया है, फ्राइडे को इन्होंने
इन्होंने कितनी देर काम किया है? 10.5 घंटे। तो यहाँ पर एक एक्स्ट्रा हो जाएगा, फिर 1.5, 1.5 और ये 3, तो कितना हो गया? 12। 12, 8 20, 12 32, 10 42, 2 54। 4 आवर्स हो गया। ठीक। बी की बात करते हैं। तो बी अगर आप देखिए तो रोज इन्होंने 8-8 घंटे काम किया है, तो ये 48 ही रहेगा। ध्यान देना, इन्होंने यहाँ 4 घंटे अलावा अगर 8 घंटे किया तो इनको पेमेंट उतना ही होगा। ऐसा कोई दिया नहीं गया है कि अगर 8 घंटे से ऊपर हो जाए तो इन्हें हम कुछ एक्स्ट्रा पे, 8 घंटे से कम सैटरडे को रहेगा, 4 घंटे से ऊपर होने पर हम इनको एक्स्ट्रा देंगे। तो यहाँ पर आइए, इनमें सब में 8-8 घंटे लिख लेना है, कुछ नहीं करना, सब में क्या करना है? 8-8 लिख लेना है। 8 8 8, यहाँ आना है। 48 आवर्स वर्क किए हैं। ठीक। कोई डाउट है तो पूछिए। जो 4 घंटे किए इसके बारे में हम आपको बता चुके हैं, तो स्टार लगा के आप लिख लीजिएगा इसको। ठीक है। फिर हम सी पर चलते हैं, सी की बात आते हैं करते हैं। इन्होंने 10, 10:30, 8, 10:30, 9:30, 10:30 ये जैसा ही किया है, बस सैटरडे को ये भी 8 घंटे आ गए हैं। तो आइए इनका भी कैलकुलेट कर ही लेते हैं फटाफट से। मंडे को कितना किया है? एक्स्ट्रा 1 घंटे और ओवर टाइम 1.5 घंटे, तो कितना यहाँ 3, ये हो जाएगा आपका 12। कैलकुलेट करना हमने आपको बता दिया कैसे कर। ट्यूसडे को 8 घंटे काम किया, कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, 8 घंटे। वेडनेसडे को, वेडनेसडे को इन्होंने 10.5 घंटे काम किया है, 8 यहाँ होगा, एक एक्स्ट्रा होगा, 1.5 घंटे हमारा ओवर टाइम का होगा, और फिर ये 3 हो जाएगा, तो कुल मिला के 12 हो जाएगा। थर्सडे को इन्होंने फिर कितना किया है? 9.5 घंटे, 8 होगा, तीसरा होगा, आधा हो जाएगा, और ये आधा को इंटू करेंगे तो 1 हो जाएगा, तो कुल मिला करके 10 आवर्स बना। फ्राइडे की बात करते हैं। फ्राइडे को फिर इन्होंने 10.5 घंटे काम किया है, 8, 1, 5, 3 और 12। 8 घंटे काम किए। इस पर हम बता चुके हैं आपको कि 8 ही घंटे लिया जाएगा, तो यहाँ 8 कर दिया। अब उनका 54 आया था, 8 इसमें और ऐड कर लिए, ऐसे सीधे आप जाइए ऐड करिए तो 62 आवर्स हो जाएगा। ठीक। अब हम लोग आते हैं बेजेस पेबल। बेजेस पेबल में देखना है कि ए का कितना है, बी का कितना है, सी का कितना है, यही देखना है। ए को 200 रुपये, बी को 100 रुपये पर डे मिलते हैं, तो एक दिन का 8 घंटे होता है, तो इनका हुआ कितना? 25 रुपये। इनका 12.5 रुपये, और इनका कितना होगा? 37.50 रुपये। अब रही बात
उसकी 968 है, इसको 176 से डिवाइड करिएगा, इतना इनको डीए मिलता है। 176 घंटे बताए गए हैं कि पूरे महीने का 176 घंटे कैलकुलेट किया गया, क्वेश्चन में दिया गया, ये देखिए 176 आवर्स। तो आप इसको 968 डिवाइडेड बाई 176 करिएगा तो आपका जो आएगा कितना आ रहा, 5.5 रुपये। 5.5 रुपये आपका डियरनेस अलाउंस हो जाएगा। तो आइए हम लोग करते हैं खटाखट से। बेसिक वेजेस इनका कितना निकाला था, 25 रुपये। इनका कितना अभी देखा था हम लोगों ने, 12.5। इनका कितना देखा था, 37.50 रुपये। 300 डिवाइडेड बाई 8, 100 डिवाइडेड बाई 8, और ये 200 डिवाइडेड बाई, चूंकि एक दिन की मजदूरी इनकी 200 थी। डीए सबको 5.5 5 रुपये। इसको ऐड करिए, अभी आ जाएगा आपका 50 पैसे, 18 रुपये, और ये हो जाएगा 43 रुपये। टोटल नॉर्मल आवर्स कितने हैं वो देख लेना है। ए के 54 है, अभी हम लोगों ने ऊपर कैलकुलेट किया था। बी के 48 हैं, और सी के 62 हैं। टोटल वेजेस पेबल निकालना है। 30.5 इंटू 54 करेंगे तो कितना आएगा, 1647। 48 इंटू 18 करेंगे तो कितना आएगा, 864। 62 इंटू 43 करेंगे तो कितना आएगा, इस तरीके से ये भी क्वेश्चन हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 5 है, आप लोग इसको करिएगा। अगर इसमें दिक्कत होगी तो पूछिएगा, ये आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, फिर मिलते हैं अगली क्लास में कल। तब तक आप जो है अब इस सभी क्वेश्चंस को करें, और जो होमवर्क दिया गया है इसको ढंग से अटेम्प्ट करें। अगर डाउट होता है तो पूछिएगा, हम इसको फिर से करा देंगे। लेकिन ये ध्यान रखिए कि क्वेश्चन को पूरा अपने हाथ से करेंगे, जभी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा।